Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now we are a part of our exam B group. I am Sushil Ragde, ex मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और ऐसा मत समझिए कि ये जो वीडियो है सिर्फ आरबीआई या नाबार्ड या सेबी के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अभी आपको पता है 2 दिन पहले आईबीपीएस पीओ का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर एक सेक्शन पूछा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में का। वो क्वेश्चन कौन सा था हम देख लेंगे। और पहले भी मतलब पिछले 5-6 साल में मैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी जो जीए का लेवल है, आप उसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, कुछ लोग जनरल नॉलेज कहते हैं, उसका लेवल काफ़ी बढ़ रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन एक दो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो अगर देख लिया तो ये दोनों एक्ट में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम वो इसी सेक्शन में होगा। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लिए हैं। और अगर आप इमीडिएटली देखेंगे तो ये जो वीडियो है आपको आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू आएगा, अभी नाबार्ड का इंटरव्यू के भी डेट्स आ जाएंगे, सेबी ग्रेड ए का फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, इंटरव्यू है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। एसबीआई सीबीओ का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी इंटरव्यू आ जाएगा 1-2 महीने में। एंड आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, सारी जगह पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो का वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। बस आपको एक 20 से 25 मिनट इस पर स्पेंड करने हैं वीडियो देखने के लिए। और ये जो वीडियो का है इसका पीडीएफ लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो आपको देखते वक्त आप अच्छी तरीके से देखिए, इतना नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी जो आईबीपीएस के पीओ के मेंस के एग्ज़ाम में ये सवाल आया था कि ये जो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट होता है आरबीआई के जो गवर्नर है वो फाइनेंस सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट सेंड करते हैं। ये कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट के अंदर है, तो ये है सेक्शन 36(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और अभी रिसेंटली पिछले महीने का ही ये डेवलपमेंट है, तो ये डेट तक डेवलपमेंट जो थे एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो ये देखिए, मतलब ये आरबीआई का एक जो सेक्शन होता है जहाँ पर अपडेट आते हैं, वहाँ पर अगर किसी ने देख लिया होगा ये तो उसको बेनिफिट हुआ होगा। अदरवाइज़ ये काफ़ी, मैं कहता हूँ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। जनरली स्टूडेंट इस टाइप का इन्फॉर्मेशन ये एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट जितने सेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये 2 एक्ट में से इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम आज देखने वाले हैं। तो अभी इसके बाद वो जो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देख लिया, अभी हम मैक्सिमम पहले जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखेंगे। अभी सिमिलर टाइप का जो रिपोर्ट है सेक्शन ये 53(2) है, लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का है। यहाँ पर सेम होता है प्रोसीजर। हमारे जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो फाइनेंस सेक्रेटरी को 2 अलग अलग टाइप के रिपोर्ट भेजते हैं। एक है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि आरबीआई के जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं बैलेंस शीट में उसका रिपोर्ट सेंड करते हैं। एंड सेकंड जो रिपोर्ट होता है वो होता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ दी सेंट्रल बोर्ड, यानी सेंट्रल बोर्ड की जितनी सारी मीटिंग हुई उसका भी एक रिपोर्ट जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी को। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जनरली क्या होता है, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून का होता है, ठीक है, जनरली। अभी ये जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है अगले टाइम से नॉर्मल जितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के उसके जैसा कर दिया है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। इसीलिए ये जो रिपोर्ट आया है ये सिर्फ 9 मंथ्स का है, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का है। पहले क्या होता था 30 जून को बनता था, लेकिन अभी अगले साल से आरबीआई का भी जो रिपोर्ट बनेगा वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बनेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो डिफ़िकल्ट लेवल हम समझे जाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए ये इन्फॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये डेवलपमेंट है बैंकिंग सेक्टर में। अभी जैसे हमने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लिया, उसके बाद आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट देख लिया, वैसा एक रिपोर्ट होता है कि वो लॉ के अंडर मैंडेटरी है, वो है मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये एक्चुअली हाफ ईयरली रिपोर्ट है, यानी कि ईयर में 2 बार आता है। ये सेक्शन
45ZM, सेक्शन 45ZM रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन के हिसाब से वो सेट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी हम आरबीआई एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने 5 साल पहले डिमोनेटाइजेशन किया था, तो लोगों ने पूछा था कि ये कुछ एक्ट के थ्रू किया था या ऐसा ही किया था। ये ऐसा नहीं है, एज पर जो एक्ट है उसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। क्या लिखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शन टू द बैंक एज इट मे बी आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द बैंक। यानी यहाँ पे जो आरबीआई के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें अगर कोई वर्ड आता है बैंक जिसमें बी कैपिटल है तो वो बैंक मतलब रिजर्व बैंक होता है। कंसिडर नेसेसरी इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया था एंड उसी के थ्रू डिमोनेटाइजेशन किया था। तो लोगों ने इसके बाद कोर्ट में केस भी डाला था, लेकिन गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसके वजह से गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसको लेजिटिमेसी मिली थी। अभी देखिए, अगर वो सेक्शन 7 जो है उसकी अगर बात कोई आरबीआई का बोर्ड नहीं मानता है तो उसके बाद सेक्शन 30 है पावर ऑफ द सेंट्रल बैंक टू सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड। यानी कि कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि आरबीआई का बोर्ड गवर्नमेंट का नहीं सुन रहा है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे बोर्ड को हटा सकता है। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द बैंक यानी कि आरबीआई फेल्स टू कैरी आउट एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन, इन दैट केस वो सुपरसीड हो जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर। क्योंकि आपको पता है आरबीआई का बोर्ड सुपरसीड किया, इसका मतलब है कुछ बड़ा हुआ है। वो क्या हुआ है ये सारा जानना हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है एमपीज उनको पता होना चाहिए। इसलिए ये जो एक्शन है ये पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अगर गवर्नमेंट का सुनेगा नहीं तो इस टाइप का एक्शन लिया जाएगा। अभी आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 22 है राइट टू इशू बैंक नोट। तो देखो ये 22 है, मैं ऐसे इसको याद रखता हूँ कि 2-2 रुपए के नोट बैंक ने इशू किए, ठीक है। तो राइट टू इशू बैंक नोट सेक्शन 22। और सेक्शन 24 जो है डिनोमिनेशन ऑफ द नोट, यानी कि कितने रुपीस का नोट बनेगा ये सेक्शन में दिया गया है। तो स्टार्टिंग चालू होती है 2 रुपए से, ठीक है। 1 रुपए का जो नोट होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू होता है, पब्लिश होता है, सॉरी प्रिंट करते हैं वो, बाद में इशू तो यही करते हैं। लेकिन 2 रुपए के नोट से चालू कर सकते हैं हम, एंड 10,000 रुपये का नोट हम आरबीआई प्रिंट कर सकता है। बीच में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये भी बताया था कि पहले 2.5 रुपये का भी नोट था, 2 रुपीज़ एंड 8 आनाज, लेकिन अभी है 2 रुपये, 5 है, 10 है, 20 है, 50, उसके बाद 100 है, 500 है, 1000 है, 5000, 10,000। लेकिन बीच में आपने देखा होगा कि 200 रुपये का भी नोट आया है। यहाँ पे दिया है कि बाद में वो डिसाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके कि कौन से भी डिनोमिनेशन का नोट वो इशू कर सकते हैं। अब ये आज का जो लेक्चर है उसमें का सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर क्या है, मैंने 2 जो आपके इम्पॉर्टेंट रेशोज हैं वो एक ही पेज पे दिखाए। ये है आरबीआई एक्ट है एंड ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। जो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, वो है सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो जब आप सीआरआर लिखेंगे CRR, तो ये आर को हम 2 बार लिख रहे हैं, फिर इसके ऊपर आप 2 लिख दीजिए, फिर उसके सामने 42, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्या होता है ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है 24 कब है, 42 कहाँ पर है, इसके तरफ से। तो ये है 42 एंड यहाँ पे दो बार आया है RR, तो उसको आप आरबीआई कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो अभी आप ये भूलेंगे नहीं CRR कैसा है, CRR, तो ये 2 टाइम्स है इसलिए 2 लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया 42 और ये R आ गया 2 बार, यानी कि ये है आरबीआई एक्ट। तो CRR कौन सा है, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। इसी तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज ऐसे अगर आप न्यूमोनिक्स या कुछ टैक्टिक्स नहीं बनाएंगे, ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, तो फिर बाद में आप भूल जाएंगे। फिर ये हो गया। तो दूसरा क्या है, इसका उल्टा है सेक्शन 24, ये क्या है SLR, और ये कौन सा एक्ट है,
ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक बार आपको ये याद आ गया तो इसका SLR वाला याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये दो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके बाद जब आप पढ़ते हो बैंकिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, जीके के लिए, तो आप रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में काफ़ी बार सुनते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ दिया गया है, तो इसका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 45U में RBI एक्ट के। अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जर्वेशन याद रखना चाहिए कि RBI पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो गवर्नमेंट का ही है। अगर इनकम टैक्स लगा देंगे तो वो अननेसेसरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि फाइनली इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसलिए सेक्शन 48 के अंडर RBI को एग्जम किया गया है इनकम टैक्स से। और ये सेक्शन 49 है, ये है बैंक रेट के रिलेटेड। तो आपको ये याद रखना है, बैंक रेट है सेक्शन 49 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3F, ये ऐड किया गया है RBI के एक्ट में। इसके अंडर काफ़ी सारे सब सेक्शंस है, लेकिन आपको ये याद रखना है इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो ZA में है। तो ये पूरा Z से चालू होता है, 45Z से आगे फिर ABCD, फिर 45Z भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हर 5 साल में एक बार होता है। अब ये सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चल रही है। उसके बाद ZI है, ये मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। एंड सेक्शन 45ZM है, जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है, वो गवर्नमेंट को यानी RBI को सेंड करना होता है गवर्नमेंट को। तो ये देखो, मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45ZB। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर देखिए, इन्फ्लेशन टारगेट है सेक्शन 45ZA। ये जो कमिटी होती है वंस इन अ 5 ईयर है। अभी जो चल रही है वो सेकंड कमिटी चल रही है। सेक्शन 45ZB है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। यहाँ पर कितने लोग होंगे, तो अभी यहाँ पर टोटल 6 लोग होंगे। इसमें एक होते हैं गवर्नर एक्स ऑफिसियो, यानी कि जो गवर्नर बन जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है, उसको कहते हैं एक्स ऑफिसियो। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो राज्यसभा जो है हमारा, उसके चेयरमैन होते हैं, वो एक्स ऑफिसियो होते हैं, यानी वो पोस्ट पे जो बैठेगा वो ऑटोमेटिक उसको पोजीशन मिलेगी। जो डिप्टी गवर्नर होंगे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के, वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। एंड जनरली ईडी होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के, वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं वो RBI की तरफ से, एंड 3 लोग जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। एंड द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक, क्योंकि फाइनली देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट लोग जो है वो तो इस कमिटी में है, इसलिए ये जो डिसीजन लेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के ही रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम जनरली नहीं आता है। अभी ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली RBI का जो ग्रेड बी का मीन्स फेज 2 का एग्जाम होता है उसमें एक बार आया था। सेक्शन 45ZN है, फेल्यूर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट। अगर इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन नहीं होता है तो क्या होगा। सबसे पहले एक तो है द रीजंस फॉर फेल्यूर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, RBI को देना पड़ेगा। सेकंड, रेमेडियल एक्शन बतानी पड़ेगी। एंड देन एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड है, यानी कि कब तक हम उसके अंडर लेके आएंगे ये भी वहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, RBI में फेज 2 के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 45ZI, मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। MPC की जो मीटिंग है एज पर एक्ट उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 4, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है, 6 मीटिंग हो रही है। 2 महीने में एक बार मीटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 4 है। अगर महीने में भी लेंगे, महीने में 2 लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एज पर एक्ट क्या है, 1 साल में 4 बार होना चाहिए मीटिंग। एंड यहाँ पर जो वोटिंग होता है, वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है क्या होगा, हर मेंबर को 1 वोट होता है। टोटल 6 मेंबर है यहाँ पर। अभी हमने मैक्सिमम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शंस देख लिए। अभी हम देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शंस। अभी जैसे मैंने वो पहले वाला पेज बताया था आपको, 24 एंड 42 सेक्शन वाला CRR-SL वाला। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो बैंक के और वहाँ पर आपको पूछते हैं कि बैंक का डेफिनेशन बताओ, तो आपको ये डेफिनेशन बताना पड़ेगा, सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये पूरा आपको रट लेना है। आपको अगर बैंकिंग का डेफिनेशन पूछा और आपने ये आंसर दिया तो 100% आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि
मैंने पर्सनली अभी ये डेफिनेशन कम से कम 1000-2000 लोगों को पूछा है, हार्डली 8-10 बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। क्या है देखो, 3 लाइन का डेफिनेशन कंप्लीटली रट लेना है। बैंकिंग है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft order or otherwise। तो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था बैंकिंग का तो मैंने ये डेफिनेशन रट लिया था। आई थिंक 1 या 2 जगह पे मुझे पूछा था उन्होंने, मैंने आंसर बताया था, मेरा सिलेक्शन भी उस टाइम हुआ था। तो ये डेफिनेशन आपको ऐसे के ऐसे, मतलब एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं, हम बोलते नहीं सर ऐसा देखो, तीन लाइन अगर आपको रट के अगर जॉब मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ना चाहिए आपको, ठीक है। सेक्शन 5B ये लाइन आपको वैसे के वैसी रट लेनी है। सेक्शन 6 है, इसमें क्या है कि बैंक किस किस टाइप के बिजनेस एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर सकता है, वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज, सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 7 यूज ऑफ द वर्ड्स, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये जो बैंक है या बैंकर है या बैंकिंग है या बैंकिंग कंपनी है, ये वर्ड जो है बैंक छोड़ के बाकी कोई यूज नहीं कर सकता, अगर किया तो उस पर एक्शन हो सकता है। सेक्शन 10BB, अगर कोई पूछता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो है RBI। द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द board of the directors appointed on a whole time basis or a managing director of a banking company, तो ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सेक्शन 22, यहाँ पर क्या है, कोई भी बैंक को अगर लाइसेंस देना है RBI को तो ये एक्ट के हिसाब से उसको लाइसेंस मिलता है। एंड सेक्शन 22 जैसे बैंक का लाइसेंस है वैसे ये ब्रांच का लाइसेंस है। अगर आपको ब्रांच ओपन करनी है या ब्रांच को शिफ्ट करना है उसके लिए भी RBI का परमिशन लेना पड़ता है, वो है सेक्शन 23। 22 में बैंक को लाइसेंस मिलेगा, जैसे SBI को लाइसेंस मिल गया या कोई भी नया बैंक को मिल गया, एंड ब्रांच ओपन करना है या शिफ्ट करना है उसके लिए सेक्शन 23। सेक्शन 26A इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये भी आई थिंक एक बार RBI या UPSC के एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल एस्टैब्लिश अ फंड to be called the Depositor Education and Awareness Fund। इंस्पेक्शन है, यानी कि RBI किसी भी बैंक का किसी भी ब्रांच का इंस्पेक्शन कर सकता है, वहाँ पे जाके उनके बुक्स एंड अकाउंट्स और सारी एक्टिविटीज़ देख सकता है। वो जो पावर आती है RBI को वो सेक्शन 35 में आती है, और जब मैं RBI में था तो मैं इसी पावर के अंडर मैंने काफ़ी सारे बैंकों के इंस्पेक्शन किए थे। सेक्शन 35A है, यहाँ पर है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है या कुछ डायरेक्शन देना है RBI को बैंक को, तो उस हिसाब से ये एक्ट बहुत यूजफुल है। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये देखिए, डायरेक्टिव अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, whereas the Reserve Bank of India is satisfied that in order to protect the interest of the depositors and in public interest, it is necessary to issue certain direction to Yes Bank Limited, Mumbai, Maharashtra. The Reserve Bank of India in exercise of the power vested in the sections 1 of the 35A of the Banking Regulation Act, तो ये जो है इसके जो कुछ ऑपरेशन से RBI ने रिस्ट्रिक्ट किए थे, फिर बाद में SBI को कहा कि आप इसको बचा लो, अदरवाइज ये बैंक पूरा डूबने वाला था। सेक्शन 36(2) में है, क्या है यहाँ पर, द ट्रेंड एंड द प्रोग्रेस ऑफ द बैंकिंग इन द कंट्री, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, तो ये सेक्शन 36(2) है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए हैं, RBI एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो नीचे यहाँ पर लिंक दिया है, वहाँ से आप ये जो PDF है इसका डाउनलोड कर दीजिए, उसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिए और एक A4 साइज़ का पेज लीजिए। कैसा करता है मैं आपको बताता हूँ। A4 साइज़ का पेज लीजिए, उसके 8 पार्ट्स कीजिए, ठीक है, ये फ्रंट साइड के 8 पेजेस 8 पार्ट्स, एंड इसके बैक साइड में भी 8 पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पे आपको लिखना है, जितना लिखना है उतना यहाँ पे लिखिए, बस एक ही पेज में बैक टू बैक, उससे ज़्यादा नहीं लिखने का, ये मेरे पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। और वो पेज संभाल के रखना है, आपका कभी भी कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है तो उसको रेफ़र करना है,
और एक एक बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। एक बार आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये जो मेथड है नोट्स बनाने का कैसे लगता है, क्योंकि जब आप एक एक बॉक्स पढ़ेंगे ना तो आपको इतना टेंशन नहीं आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक पूरा ऐसा पेज बना लेंगे, पूरा लिख लेंगे, लाइन में पूरा लिख लेंगे, फिर उसके पीछे साइड में भी ऐसा लिख लेंगे, फिर उनको लगता है यार कितना सारा है। यहाँ पे क्या होता है, बॉक्स बॉक्स में लिखेंगे ना तो आपको काफ़ी छोटा लगता है, पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो ये डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, देन नोट्स बना लीजिए। फिर बाद में जो डाउनलोडेड फाइल है उसको नहीं रेफ़र करना है, आपका जो खुद का नोट्स है उसको बाद में रेफ़र आपको करना है। और आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनको भी ये आप वीडियो सेंड कीजिए, उनको बोलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका नोट्स बनाने को कहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।